जय हिंद साथियों, मैं सतबीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम का अगला पार्ट, जिसमें आज हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, रूढ़ संख्याएं क्या होती हैं, यौगिक संख्याएं क्या होती हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं संख्याओं के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा कि संख्याएं बनती कैसे हैं, क्या होती हैं संख्याएं। आपको पता होगा, एक होता है हमारा मूलभूत अंक होते हैं हमारे दोस्तों, ठीक है। एक होते हैं व्युत्पन्न संख्या, ठीक है दोस्तों। मूलभूत अंक होते हैं हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है दोस्तों। इन्हीं से सारी संख्याओं का निर्माण होता है। व्युत्पन्न संख्या इन्हीं अंकों से बढ़ती है। जैसे अगर मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, मैंने ले लिया 365, ठीक है दोस्तों। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर अंकों की बात करें तो इसके 5 का 5 आ जाएगा। जैसे आप स्थानीय मान और जातीय मान निकालते हैं, इसको हम लिखेंगे 60 और इसको हम लिखेंगे 300, ठीक है दोस्तों। तो ये ऐसे हम इसको लिखते हैं 300 प्लस 60 प्लस 5 यानी कि 365, ठीक है दोस्तों। ये कॉमन सी बात है, आपको पता भी होगी। तो मूलभूत अंक होते हैं हमारे 0 से लेकर 9 तक 10 होते हैं ये। और व्युत्पन्न संख्या जो इनसे संख्याएं बनती हैं, और इनके अलावा कोई ऐसा है भी नहीं कि इनसे अलावा कोई संख्या बन जाए। सब संख्याएं जितनी भी आप यूज करते हो तो सभी इनसे बनती है, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्राकृतिक संख्या और एक होता है पूर्ण संख्या। ठीक है दोस्तों। एक बात याद रखना, जो हमारा ये प्राकृतिक संख्या होती है दोस्तों, इसको ही हम हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। ये एक बार ये क्वेश्चन बना था एग्जाम में, हिंदू अरबी संख्या, ठीक है दोस्तों। ये एक बार टेट के एग्जाम में आया था कि हिंदू अरबी संख्या कौन सी होती है, किससे शुरू होती है। तो दोस्तों, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये 1 से शुरू होती है, इसको n से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। और जो पूर्ण संख्या होती है उसको w से डिनोट करते हैं, होल नंबर, ठीक है दोस्तों। ये हमारी 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4, और ये कहाँ तक होती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है दोस्तों, अनंत तक होती हैं। और जब इनके आगे, जब प्रकृत संख्याओं के आगे हम 0 ऐड कर देते हैं, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके और इन्फिनिटी तक चलती हैं, तो ये होती है पूर्ण संख्याएं, ठीक है दोस्तों। कि प्रकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, और पूर्ण संख्याएं जो हमारी हैं वो 0 से शुरू होती हैं और आगे सेम है एज ए प्राकृतिक संख्याओं की तरह, ठीक है दोस्तों। ये भी इन्फिनिटी तक जाती है। और ये बात याद रखना कि इसको हिंदू अरबी संख्या के नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हमारा आता है सम और विषम संख्याएं, ठीक है दोस्तों। सम संख्या और एक होती है हमारी विषम संख्या। सम संख्याएं होती हैं, ये सम संख्याएं कौन सी होती हैं, वे संख्याएं जो 2 से भाग हो जाए। जैसे, और आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 2 से भाग होने वाली संख्याओं क्या पहचान होती है, जिसका अंतिम अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, वो सब क्या होगी, सम संख्याएं होंगी, क्योंकि वो 2 से डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ 86, 396, ठीक है दोस्तों, या 27354, ठीक है दोस्तों। जो 2 से भाग हो जाए उनको क्या बोलते हैं, सम संख्याएं, या इवन नंबर भी इनको बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इवन नंबर, ठीक है दोस्तों। ये होती हैं ओड नंबर, और जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित न हो, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने लिख दिया 25, मैंने लिख दिया 81, मैंने लिख दिया 785, मैंने लिख दिया 1023,
ठीक है दोस्तों, जो 2 से डिवाइड न होती हो उनको क्या बोलते हैं, विषम संख्याएं बोलते हैं, ओड नंबर। और ये कहाँ तक चलती हैं, सम संख्याएं। अगर इनकी मैं बात करूं जैसे 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके ये इन्फिनाइट तक चलती हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इन्फिनिट तक चलती हैं। और सेम ये भी 1, 3, 5, 7 और ये भी इन्फिनिट तक चलती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 100 तक मैं बात करूं, 100 तक की मैं बात करूं, तो उसमें क्या होगा, 50 हमारी विषम संख्याएं होंगी और 50 हमारी सम संख्या होती है। हर एक संख्या को छोड़ के अगला जो संख्या होती है वो हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है। अगर एक संख्या सम है तो उससे जो नेक्स्ट संख्या आएगी वो विषम आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे है दोस्तों कि अगर मैं 2 सम संख्याओं को जोड़ता हूं, जैसे मैंने 2 संख्याएं ले ली सम, जैसे मैंने ले ली एक 18 ले ली और इसमें मैं ऐड करता हूं 20, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया वो है 38। मतलब कि अगर मैं सम प्लस सम 2 सम संख्याएं जोड़ता हूं तो मेरे पास आंसर आएगा सम संख्या निकल के। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल और भी आप ले सकते हैं, जैसे मैंने 98 में कुछ भी जोड़ दिया, मैंने जोड़ दिया 42, 8 2 10 9 4 13 1 14 और ये सम संख्या है। अगर मैं एक संख्या सम लेता हूँ और एक संख्या में विषम लेता हूँ तब मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, एक मैंने सम ली, ठीक है, और एक मैंने विषम ली, तो इसमें आंसर आया आपका विषम संख्या निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ले ली 7 और एक ले ली मैंने 8, तो ये आएगा आपका 15। मैंने एक ले ली 25 और एक मैंने ले ली कुछ 12, तो ये आएगा 37। तो कहने का मतलब है कि जब मैं एक संख्या सम लेता हूँ एक विषम लेता हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, विषम संख्या। जब दोनों सम लेता हूँ तो सम संख्या आता है। अगर मैं दोनों ही विषम ले लूँ दोस्तों, विषम प्लस विषम, तब मेरे पास क्या आंसर आएगा निकल के। जब मैं विषम प्लस विषम ले लेता हूँ तब भी मेरे पास सम संख्या आएगी, जैसे 3 + 5 8 और मैंने ले लिया 19 + 21, देखो 9 1 10 40। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमारी 3 बातें निकल के आई हैं। सम सम दोनों जोड़ेंगे तो सम आएगा, एक सम एक विषम जोड़ेंगे तो विषम आएगा और 2 विषम जोड़ेंगे तो सम आएगा। कहने का भाव है कि अगर दोनों जो संख्याएं हमारी सेम शक्ल की हैं, सेम फेस वैल्यू की हैं, दोनों सम है मतलब ये, तो हमारी निकल के सम संख्या आएगी। और अगर एक अपोजिट है तो विषम संख्या आएगी, ये दोनों सेम शक्ल की हैं तो सम संख्या आएगी। ठीक है दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आती हैं दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, इंटीजर बोलते हैं जिनको, पूर्णांक संख्या। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, इसमें आपको एक लाइन होती है जैसे जिसपे हम अपनी अंक डिनोट करते हैं। ये 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है और ये ऐसे करते हुए इन्फिनिटी तक चलता है। सेम एज कंडीशन -1 -2 -3 और ये भी ऐसे चलता है इन्फिनिटी तक। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे लगा के जो प्लस वाले हैं इसमें क्या आ जाएगा आपका, जो प्लस के हैं आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, जो आपके पॉजिटिव हैं, जो आपके नेगेटिव हैं, आपके पॉजिटिव भी आ गए, सॉरी ये पॉजिटिव भी आ गए, आपके नेगेटिव भी आ गए और प्लस 0 भी आ गया। ये तीनों मिला के नेगेटिव वाले, 0 और पॉजिटिव सभी मिला के हमारे क्या बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, और एक बात हमें याद रखना, ये सिंपल डिजिट होते हैं, कभी दशमलव में होता है। जैसे मैं लिख दूँ 3.4 या -2.7, तो ये इस लाइन पे कभी नहीं आएंगे। ये सिंपल वैल्यू होती है 1 2 3 4 50 60 200 500 1000 2000 4000 642 750, प्लस में हो माइनस में हो। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रखना, जो हमारा 0 है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। ये ना पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है, जो 0 है, ये बात भी याद रखना। ये ना पॉजिटिव में काउंट होगा ना नेगेटिव में काउंट होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा अभाज्य और भाज्य संख्याएं। भाज्य और अभाज्य संख्याएं, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है। पहला होता है भाज्य संख्या, ये इसका एक नाम हो रहा है, इसको बोलते हैं रूढ़। भाज्य संख्या को एक नाम और बोलते हैं दोस्तों, सॉरी रूढ़ तो उसको बोलते हैं यौगिक संख्या इसको बोलते हैं। एक होता है अभाज्य संख्या,
ठीक है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं रूढ़ संख्या। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताऊंगा। जो बच गई वो सारी किस में आ जाएंगी, आपकी भाज्य संख्या में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो अभाज्य संख्या के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। वे संख्याएं जिनमें केवल और केवल दो गुणनखंड हो। ठीक है दोस्तों, वे संख्याएं जिनमें केवल दो गुणनखंड हो, ना दो से ज्यादा होने चाहिए और ना ही दो से कम होने चाहिए। जैसे ये शुरू होती है कहाँ से, दो से। अब इससे पहले मैं आपको बात बता दूं कि एक हमारा अभाज्य संख्या क्यों नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मैं अभाज्य संख्याओं की बात बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसको मैं बाद में कराऊंगा। ये जो बच जाएंगे वो सारी भाज्य संख्याओं में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका तो छोटा सा लॉजिक है। इसको देखो आप पहले कि एक जो है ये स्वयं पे तो कट जाएगा एक पे, पर और किसी पे तो नहीं कटेगा दोस्तों ये। बट अभाज्य संख्याओं के लिए जो कंडीशन है वो ये कहती है कि किसी भी संख्या के मिनिमम और मैक्सिमम और केवल दो गुणनखंड होने चाहिए। तो वो किस श्रेणी में जाएगी, वो आपकी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या की श्रेणी में जाएगी। ठीक है दोस्तों, अभी तो इसको शुरू करते हैं हम। ये 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती है। 25 अभाज्य संख्या होती है, ये बात याद रखना। 100 तक, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 के फैक्टर ज्यादा हो जाएंगे। 1 पे जाएगा, 3 पे जाएगा, 9 पे जाएगा, 0 पे जाएगा, तो काफी हो जाएगी। 13 के बाद आपका आ जाएगा 17, 19, 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है दोस्तों, तो ये 25 तक आपके कितने हो गए, 9। ये भी पूछ लेता है कई बार कि 25 तक कुल अभाज्य संख्याओं की गिनती कितनी है, ये कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आपको बताना है 9 है। अब उसके बाद हम 25 आगे देखते हैं। 26, 27 से 29, 31, 37, 41 और उसके बाद आ जाएगा आपका 43 और 47। ठीक है दोस्तों, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये होती है हमारी 6 संख्याएं। और अगर आपसे पूछे 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं तो ये नोट 6 15 हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 50 के बाद हम देखते हैं 53 हो गया आपका। 53 के बाद आपका 54, 55, 56, 57, 58, 59 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 61 हो जाएगा आपका। 61 के बाद आपका 67 हो जाएगा। 67 के बाद आपका 71 हो जाएगा। 71 के बाद आपका 73 हो जाएगा। और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं आपकी ये निकल के आ जाएंगे यहाँ से। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बचे कितनी, 9 और 6 15, 15 में 6 क्यों 4 और बचे। 75 के बाद जब आप काउंट करोगे 75 के बाद ये आपके पास निकल के आएंगी। 75 के बाद 79 होगी आपकी और 83 हो गई आपकी। उसके बाद आपकी होगी 83 होगी आपकी 79, 83। उसके बाद होगी आपकी 79, 83, 89 और 97। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 और हो गई। ठीक है दोस्तों, 1 से लेकर 100 तक आपकी टोटल कितनी संख्याएं यहाँ पर जाए, 25। 25 तक है 9, 50 तक 6 और ऐड हो जाएंगी, 75 तक जाएंगे 6 और ऐड हो जाएंगे, 100 तक 4 और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी 25। अच्छा दोस्तों, इसके बाद कि आपको जैसे ये बताना है कि मैं संख्या लिख दूं कि 300, मैंने लिख दिया 41, ये अभाज्य है, अभाज्य संख्या है या नहीं। आप कैसे बताओगे कि जो 341 है वो अभाज्य संख्या है, ये नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि आप जो इससे एकदम बड़ा वर्गमूल है वो ले लेते हैं। जैसे इससे बड़ा क्या है 400, जो 20 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कितने का है 20 का। अब 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 20 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, अगर मैं उनसे इसको डिवाइड करता हूं, 20 से छोटी 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया।
अगर ये इन सब से किसी एक से भी डिवाइड हो जाती है तो ये अभाज्य संख्या है, नहीं तो नहीं है। सॉरी, अगर ये 341, ठीक है दोस्तों, अगर ये किसी से भी कटेगा तो अभाज्य संख्या नहीं है, अगर नहीं कटा तो ये अभाज्य संख्या है। 2 से तो नहीं कटेगा, लास्ट में नहीं है। 3 से 4 3 7 रहेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से इसको डिवाइड करते हैं, 7 चौके 28, 6 ये भी इससे भी नहीं कटेगा, 11 3 और 1 4, ये 11 से कट जाएगा। इस कारण ये अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो रही है, इससे हमें देखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार आप कोई भी संख्या चेक कर सकते हैं कि वो संख्या अभाज्य है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा, एक बात और याद रखना दोस्तों, जो एक है वह न अभाज्य है न ही भाज्य है। ठीक है दोस्तों, ये बात याद रखना, जो एक है वो ना तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। उसके बाद आगे क्या क्वेश्चन बनता है दोस्तों इसमें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों 2। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, क्योंकि दोस्तों 2। और एक बात और याद रखना दोस्तों कि 2 मात्र एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं वो सब इन्फिनिटी तक विषम संख्याएं हैं हमारी। ठीक है दोस्तों, और कहाँ तक है ये किसी को नहीं पता, अनंत तक है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सबसे छोटी सम भी 2 ही है और सबसे बड़ी सम भी 2 ही है। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है सबसे छोटी, उसके बाद है क्वेश्चन अगला, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो ये कौन सी है दोस्तों? 3। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है तो 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी 2 है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? वो भी 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो क्या है? 3 हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपने याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ठीक है दोस्तों, सह अभाज्य संख्या वो कौन सी होती है? ऐसी संख्याएं जिनका HCF मतलब महत्तम समावर्तक, जिनका महत्तम समावर्तक 1 हो। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, मैंने ले लिया 16 और सह अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको, 16 और 25। अब आप बोलोगे तो सम संख्या है, ये बोल रहा है सह अभाज्य न कि अभाज्य। तो इन दोनों का जब मैं HCF निकालूंगा तो इन दोनों का HCF जो होगा वो 1 आएगा। 1 आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जैसे मैं ले लेता हूँ 18 और एक मैंने ले लिया जैसे 12, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं 3 ले लेता हूँ एक, तो ये क्योंकि आगे कर देंगे इसके, ये भी 3 के गुणनखंड आएंगे, इसके बढ़ाएंगे, ये तो खुद ही 3 है, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होगी। जिसके HCF या महत्तम समावर्तक MSF बोलते हैं जिसको, वो 1 हो तो उसको हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक आता है इसमें दोस्तों अभाज्य जोड़ा। अभाज्य जोड़ा, अभाज्य जोड़ा ये होता है दोस्तों कि जैसे अगर मैं कोई संख्या, मैंने संख्या लिखी 5 और 7, मैंने ये भी अभाज्य संख्या लिखी, ये भी अभाज्य संख्या, इनके बीच में यहाँ पे एक सम संख्या आनी चाहिए दोस्तों। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, दो अभाज्य संख्याओं के बीच में यदि एक सम संख्या है, ठीक है दोस्तों,
या सम अंक है। जैसे 5 और 7 के बीच में 1 आएगा, उसके बाद लिखो मैं 3 और 5 के बीच में 1 आएगा। ठीक है दोस्तों, 9 तो नहीं होगा, 9 तो भाज्य संख्या में नहीं आएगा। और 11 और 13 के बीच में यहाँ पे 12 आ जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कंटिन्यू दो अभाज्य संख्याओं के बीच में एक सम संख्या आती है तो उसको हम क्या बोल देंगे, अभाज्य जोड़ा। और सह अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं दोस्तों, यदि दो संख्याओं का जो HCF है वो 1 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, सह अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, आई होप ये आपको समझ में आई होगी बातें सारी की सारी। तो आज का सेशन में यहीं पे समाप्त करता हूँ दोस्तों, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। और कल हम पढ़ेंगे परिमेय और अप्रमेय के बारे में, पूर्ण रूप से पढ़ेंगे दोस्तों, क्योंकि वो थोड़ा लेंथी है, उसको आप बिल्कुल बारीकी से समझना जैसे इसको समझा है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ। सबसे पहले मेरा था प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 इन्फिनाइट तक। उसके बाद दूसरा था मेरा पूर्ण संख्याएं, कि यदि प्राकृतिक संख्याओं में मैं 0 को ऐड कर देता हूँ तो मेरी क्या आ जाएंगी, पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी दोस्तों। उसके बाद था मेरा सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या थी दोस्तों, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं। और विषम संख्याएं क्या थी दोस्तों, जो 2 से विभाजित ना हो। उसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक जो रेखा लाइन पे 0 जो प्लस में है, जैसे यहाँ पे हमारा 0 होता है, इस साइड हमारा RHS और LHS होता है दोस्तों, ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, इन तीनों को अगर मैं काउंट कर देता हूँ तो क्या बन जाते हैं, पूर्णांक बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अभाज्य और अभाज्य संख्या। अच्छा दोस्तों, भाज्य संख्या क्या है, जो भाज्य नहीं है, जो संख्या अभाज्य नहीं है वो सारी क्या है, भाज्य संख्याएं हमारी होती हैं। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं भाज्य नहीं है वो सभी क्या होती हैं, भाज्य संख्या होती हैं। और इनके गुणनखंड जो होते हैं वो 2 से ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 से ज्यादा होंगे, 3 और 4 कितने भी हों 2 से ज्यादा होंगे। जैसे अगर मैं कोई संख्या ले लेता हूँ दोस्तों, कि मैंने ले ली 18, तो इसके अगर मैं गुणनखंड बनाऊँ 1 बन जाएगा, 2 बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, 18 बन जाएगा, तो ये 2 से ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। और अभाज्य मैंने आपको बताया कि 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, 1 से लेके 25 तक 9 है, और 25 से 50 तक 6 और है, 50 से 51 से 75 तक 6 और है, और 76 से 100 तक 4 और हैं। तो इस प्रकार ये टोटल कितनी संख्या बनती है दोस्तों, ये बनती है 25 संख्याएं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों, वो भी 2 है। और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो क्या है आपकी, वो होगी 3। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये सेशन जरूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपके शेयर करने से दूसरे बच्चों को भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।